हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सर्जरी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को आज सॉल्व करने वाले हैं। जो एनुअल एग्जाम, जो एचडीपी के जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं 2023 और 24 वाले, उसके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की हमारी क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार आते हैं, क्या पेपर इसका पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से इसके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है सर्जरी से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है हमारी, वहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमारे पास में जो एक क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमें 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, जिसमें हमें क्या भाई ब्लैंक्स दिया हुआ है, खालिस्तान को हमें भरना है और क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पहले क्वेश्चन से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डिस्पोजेबल सिरिंज को खालिस्तान विधि द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। निसंक्रमित का मतलब होता है स्टरलाइज, यानी कि जो डिस्पोजेबल जो सिरिंज होती है उसको कौन सी मेथड या कौन सी विधि के माध्यम से स्टरलाइज करते हैं या निसंक्रमित करते हैं। तो जैसे बात आती है डिस्पोजेबल सिरिंज की, तो डिस्पोजेबल सिरिंज को रेडिएशन के द्वारा या हम कहें विकिरणों के द्वारा, विकिरण यानी कि विकिरण विधि के द्वारा इसको क्या करते हैं, निसंक्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर। दूसरा आता है खालिस्तान अवस्था में पशु वातावरण से अनभिज्ञ परंतु चेतन अवस्था में होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है अभी कि ऐसी कौन सी अवस्था है पशु की जिसमें पशु को दवा देने के बाद में वातावरण से तो अनभिज्ञ अनजान रहता है लेकिन चेतन अवस्था में होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ट्रैंक्विलाइजेशन। यानी कि ट्रैंक्विलाइजेशन अवस्था के दौरान पशु वातावरण से अनभिज्ञ परंतु चेतन अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। खालिस्तान उपकरण सर्जरी के दौरान सूचरिंग सुई को पकड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि जब भी सर्जरी या शल्य क्रिया जब की जाती है उस दौरान जो उपकरण, कौन सा उपकरण होता है जो सूचरिंग सुई को, तो निडल होती है, उसको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो निडल को पकड़ने के लिए कौन से उपकरण को काम में लिया जाता है, निडल होल्डर को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा निडल होल्डर, यानी कि निडल होल्डर के माध्यम से जो सूचरिंग सुई होती है उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिशर फ्रैक्चर खालिस्तान अस्थिभंग का प्रकार है। यानी कि अस्थिभंग का प्रकार पूछा है कि जो फिशर फ्रैक्चर होता है वो किस प्रकार का है, यानी कि अपूर्ण अस्थिभंग है या पूर्ण अस्थिभंग है, यानी कंप्लीट फ्रैक्चर है या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। तो जो फिशर फ्रैक्चर है इसमें कौन सा जाएगा, अपूर्ण अस्थिभंग, अपूर्ण अस्थिभंग प्रकार का, यानी कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का टाइप है कौन सा, फिशर फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है वेल्सिलम फोर्सेप का जो उपयोग है खालिस्तान उपयोग में किया जाता है। जो वेल्सिलम जो फोर्सेप होता है इसका जो उपयोग है किस ऑपरेशन के दौरान किया जाता है, यानी कि वेल्सिलम फोर्सेप का उपयोग रूमिनोटोमी, रूमिनोटोमी यानी कि रूमिनोटोमी करते समय वेल्सिलम जो फोर्सेप नामक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है रक्त वाहिनियों से रक्त स्राव को रोकना खालिस्तान कहलाता है। यानी कि रक्त वाहिनियों से रक्त स्राव का रोकना हीमोस्टैटिक कहलाता है, हीमोस्टैटिक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचरिंग करने के खालिस्तान सप्ताह के अंदर सूचर हटा लेना चाहिए। जब भी हम शल्य क्रिया के दौरान कोई सूचरिंग की क्रिया करते हैं तो उनमें जो सूचर का जो टाइमिंग होता है कि कितने समय के बाद में उनको हटा लेना चाहिए, तो यहाँ पर टाइमिंग पूछा गया है, सप्ताह पूछे गए हैं, तो हम कह सकते हैं 1 से 2 सप्ताह के दौरान सूचर को वहां से हटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पदार्थों से जीवित सूक्ष्मजीवी को नष्ट करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। यानी कि जीवित सूक्ष्मजीवी को जब नष्ट करने की बात आती है, खत्म करने की बात आती है, तो क्या कहलाएगा, एंटीसेप्सिस कहलाता है, एंटीसेप्सिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोड़े या रसोली की आंतरिक सतह खालिस्तान मेम्ब्रेन की बनी होती है। जहां बात आती है फोड़े या फुंसे या रसोले की, चाहे हम कहें एब्सिस, एब्सिस की जो आंतरिक सतह है वो किस झिल्ली की बनी होती है। जब तक उस झिल्ली को हम नहीं हटाते तब तक वो स्राव को उत्पन्न करती रहती है और उस घाव के अंदर क्या भरता रहता है भी, हम कहें फोड़े रसोले के अंदर पस भरती रहती है। तो उसकी बात आती है कौन सी मेम्ब्रेन होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन आ जाए यहाँ पे, पायोजेनिक मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हार्निया में खालिस्तान सूचर तकनीक काम में ली जाती है। यानी कि हार्निया जो केसेज होते हैं उस समय उसमें जो सूचर जो टेक्निक है, कौन सी सूचर टेक्निक को वहां पर काम में लिया जाता है,
तो उसकी हम बात करते हैं तो कौन सा आ जाए इसमें, ओवरलैपिंग सुचर। ओवरलैपिंग सुचर तकनीक को यहां पर काम में लिया जाता है। तो ये तो था दोस्तों कि पहला इसका जो टाइप है टेस्ट सीरीज का, कि किस प्रकार का एनुअल एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन उसका टाइप रहने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं और उसको आपको भरना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि परिभाषित कीजिए। तो परिभाषाओं के दौरान हमें मिलने वाली हैं 10 परिभाषा हमें मिलने वाली हैं, जो मेन एग्जाम में हमें 10 में से केवल 5 ही हमें, जो हमें इनमें से सबसे अच्छी तरीके से आती हैं वही हमें मेन एग्जाम के दौरान हमें करनी है। लेकिन यहाँ पर हम क्लास के दौरान सभी 10 की 10 डेफिनेशन हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इनका हम 10 की 10 डेफिनेशन का उत्तर देखने वाले हैं, क्या इनकी परिभाषाओं के रूप में इनका डिफाइन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि सेप्सिस क्या होता है, पूर्ति दोष क्या होता है। कि जैसे ही बात आती है सेप्सिस, तो इससे पहले हम एसेप्सिस की भी बात कर लें। जैसे एसेप्सिस का मतलब क्या होता है भाई, ए का मतलब वहां पर क्या होता है, एब्सेंट से लिया गया है, यानी कि ए का मतलब एब्सेंट है, सेप्सिस का मतलब क्या होता है भाई, संक्रमण, यानी संक्रमण से रहित स्थिति तो क्या कहलाएगी, एसेप्सिस कहलाती है। लेकिन यहां पर सेप्सिस दिया हुआ है हमें, सेप्सिस का मतलब ही क्या होता है, संक्रमण वाली अवस्था, यानी कि संक्रमण से युक्त अवस्था क्या कहलाती है, सेप्सिस कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में हम क्या कहेंगे, कि संक्रमण युक्त अवस्था क्या कहलाएगी, सेप्सिस कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पर्स स्टीयरिंग सुचर, क्योंकि पर्स स्टीयरिंग सुचर जितने भी एनुअल एग्जाम है ज्यादातर सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल कौन सा है कि पर्स स्टीयरिंग सुचर जो टेक्निक है वो ज्यादातर कहां पर काम में ली जाती है। तो जैसे हम पर्स स्टीयरिंग सुचर की बात करते हैं, तो पर्स स्टीयरिंग सुचर की जैसे ही बात करते हैं तो इस प्रकार की सुचर तकनीक का जो उपयोग है, जो खोखले जो अंग होते हैं, जैसे हम बात करें जो रेक्टम हो गया या हम कहें कि वल्वा वाला जो पार्ट हो गया, उनकी जो ओपनिंग होती है उसको छोटा करने या बंद करने के लिए इस प्रकार की सुचर टेक्निक को वहां पर काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए एनएस का कभी प्रोलैप्स होने की जैसे संभावना दिखती है, या हम कहीं वल्वा का कभी प्रोलैप्स होने की संभावना नजर आती है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार की सुचर टेक्निक को वहां पर काम में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की सुचर टेक्निक का उपयोग खोखले अंगों की गुहा को छोटा करने या उनके मुख मार्ग को बंद करने के लिए इस सुचर टेक्निक को वहां पर काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, पर्स स्टीयरिंग सुचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंप्लीट होता है, दूसरा इनकम्प्लीट होता है। यानी कि कंप्लीट फ्रैक्चर में अस्थि के जो दोनों सिरे हैं पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन यहां पर अस्थि के दोनों सिरे पूर्ण रूप से अलग नहीं होते हैं, इसलिए इस प्रकार का फ्रैक्चर क्या कहलाता है भाई, अपूर्ण अस्थिभंग कहलाता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। यानी कि ऐसा अस्थिभंग जिसमें अस्थि के दोनों सिरे पूर्ण रूप से अलग नहीं होते हैं और अस्थि में क्या जाती है, दरार आ जाती है, क्रैक्स आ जाता है, क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोल्ड ब्रांडिंग क्या होती है। देखिए ब्रांडिंग की जैसे बात आती है, ब्रांडिंग किस लिए काम में लेते हैं, अभी पशुओं को दागने के लिए काम में ली जाती है, हम कहें पशुओं में पहचान करने का स्थायी या हम कहें चिन्हित करने का तरीका होता है, यानी कि स्थायी जो तरीका होता है ब्रांडिंग का, वो ब्रांडिंग के माध्यम से पशुओं में पहचान का एक तरीका होता है, और वो भी कैसा है, स्थायी तरीका है। ब्रांडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो हमने कहा कि कोल्ड ब्रांडिंग होती है, तो दूसरी कौन सी होती है, हॉट ब्रांडिंग होती है। तो हम बात करते हैं हॉट, यानी कि हॉट ब्रांडिंग यदि मान लीजिए हमें पशु को करना है, तो उसके लिए हम क्या काम लेंगे भी, एक लोहे की रोड लेते हैं जिसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जो उसके जैसे जो लार्ज एनिमल होता है, जैसे हम बात करें गाय भैंस या हम बात करें ऊंट घोड़ा, इनकी जो जांग का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर उनको दागा जाता है लोहे की रोड को गर्म करके। ठीक है, वो तो कौन सा हो गया, हॉट ब्रांडिंग हो गया। यहां पर दिया हुआ है हमें कोल्ड ब्रांडिंग, यानी कि कोल्ड ब्रांडिंग के रूप में यहां पर हम क्या यूज लेंगे, तरल नत्रजन, यानी कि हम बात करें Ln2 जो होता है, कि हम क्या है, शुष्क जो बर्फ होती है जिसको ठोस CO2 के रूप में यहाँ पर कोल्ड ब्रांडिंग के रूप में यहाँ पर काम में ली जाती है। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, कोल्ड ब्रांडिंग की। जैसे मान लीजिए कोल्ड ब्रांडिंग में हमने किसी रसायनों को में काम में लिया, और उसके बाद में जो कोल्ड ब्रांडिंग के दौरान क्या होता है, वहां के जिस समय हम ब्रांडिंग करने जा रहे हैं पशु की, उस समय त्वचा जल जाती है, वहां पर घाव हो जाता है, लेकिन घाव के ठीक होने के बाद में वहां पर स्थायी क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, जिसके कारण पशुओं को पहचाना जा सकता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे कोल्ड ब्रांडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि मैगट वुंड क्या होता है। तो मैगट वुंड की जैसे हम बात करें, मैगट का मतलब क्या होता है, कीड़े, और वुंड का मतलब भी क्या होता है, घाव, यानी कि ऐसा घाव जिसके अंदर क्या पड़ गए हो भी, कीड़े पड़ गए। तो जैसे मान लीजिए जो मैगट वुंड है किसके कारण हो रहा है, यानी कि मैगट जो वुंड होता है मक्खियों के लार्वा, हम बात करें जो मक्खियां जब अंडे देती हैं, अंडे देने के बाद उनके जो लार्वा होते हैं, वो लार्वा क्या करते हैं, वो जो टिश्यू को खाकर वहां से स्थान पर क्या कर देते हैं, घाव कर देते हैं। इस प्रकार का ज्यादातर जो घाव होता है
पशु के ब्याने के कुछ दिन बाद में उसके जो वल्वर लिप्स होते हैं वहां पर कुछ बहुत सारी मक्खियां बैठी रहती हैं। कुछ अंडे देने के बाद उनके जो लार्वा होते हैं वल्वर लिप्स पे, वो क्या करते हैं, उस अंडों को वहां पे जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू को खाकर वहां पर बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, घाव कर देते हैं। ठीक है, और कुछ समय के बाद में वहां पर रेडनेस हमें दिखाई देती है और वहां से ब्लड भी, कभी कभी रक्त का स्राव भी वहां पर हमें दिखाई देता है। यदि थोड़ा सा अधिक समय अगर वहां पर संक्रमण ज्यादा समय तक हो जाता है तो धीरे धीरे वहां पर मैगट्स या कीड़े पड़ने लग जाते हैं। यानी कि इस प्रकार का घाव किसके कारण होता है, अभी मक्खियों के अंडे के जो लार्वा है उत्तकों को खाकर वहां पर वल्वर लिप्स पर क्या कर देते हैं, घाव कर देते हैं। ऐसा घाव क्या कहलाता है, मैगट वुंड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, सेप्सिस, पर्सिस्टिंग सुचर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कोल्ड ब्रांडिंग और मैगट वुंड की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑटोक्लेव। देखिए ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव उपकरणों यानी शल्य क्रिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं या हम कहें सर्जरी के दौरान जो जो उपकरणों का यूज लिया जाता है उन उपकरणों को स्टलाइजेशन करने का एक मेथड, एक उपकरण है। ये भी क्या है, उपकरण है। ऑटोक्लेव के माध्यम से क्या किया जाता है, भी उपकरणों का स्टलाइजेशन किया जाता है। यानी कि जो शल्य चिकित्सा जो पैक होता है, सर्जरी में आने वाला जो पैक होता है उसको ऑटोक्लेव मेथड के माध्यम से क्या किया जाता है, स्टलाइज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें निश्चित समय के लिए निश्चित प्रेशर के माध्यम से इसमें क्या जाती थी, क्या सांद्रित वाष्प या हम कहें भाप या जो वाष्प होती है वो इसमें निश्चित समय के लिए प्रवेश कराई जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो ऑटोक्लेव के माध्यम से कुछ समय के लिए सांद्रित वाष्प या भाप को निश्चित प्रेशर के साथ में, विशेष प्रेशर के साथ में कुछ समय के लिए उपकरणों पर से क्या की जाती है, गुजारी जाती है। अब उपकरणों की बात करें भी कितने टेम्परेचर पे गुजारी जाती है अभी, यानी कि उसके लिए टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है और 15 डिग्री का वहां पर प्रेशर बनाया जाता है, और 15 डिग्री का प्रेशर वहां पर बनाया जाता है और 15 मिनट के लिए वहां पर उपकरणों का इंस्टॉलेशन किया जाता है। यानी कि इस विधि के माध्यम से जैसे हम बात करें कि कौन कौन से उपकरण अभी शल्य चिकित्सा पैक हो गया, सुई, धागे, निडल, इन सभी उपकरण जो शल्य चिकित्सा के दो शल्य चिकित्सा पैक के अंतर्गत आता है या हम कहें सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं वे सभी उपकरण ऑटोक्लेव के माध्यम से स्टलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। देखिए एनेस्थीसिया की जहां तक बात आती है, एनेस्थीसिया जो निश्चितन होता है वो 3 टाइप का होता है। ये यहां पर कौन सा दिया हुआ में, लोकल एनेस्थेटिक दिया हुआ है। ठीक है, स्थानीय निश्चितक यहां पर पूछा गया है। बाकी रीजनल एनेस्थेटिक होता है, क्षेत्रीय निश्चितन होता है, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। अब यहां पर हमें बात करनी कि लोकल यानी कि एक छोटे से क्षेत्र में दवा के माध्यम से उसकी जो संवेदनाएं होती हैं वो कुछ समय के लिए क्या कर दी जाती हैं, लुप्त कर दी जाती है। यानी कि एक छोटे से क्षेत्र में दवा के माध्यम से वहां की जो संवेदनाएं या स्नायु तंतु हैं कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से क्या कर दिए जाते हैं, लुप्त कर दिए जाते हैं। वही क्या कहलाता है, लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे फायरिंग या दागना क्या होता है, कि दागना भी हम बात करें जैसे इसकी दागने की जो प्रोसेस है वो भी किस काम में ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि लोहे की एक रोड ली है, उसको गर्म किया और उसके गर्म करने के बाद पे क्या करते हैं भी उत्तकों को गहराई तक जला देना। यानी कि लोहे के उपकरण के माध्यम से जो गहराई पर स्थित उत्तक है उनको जला देना ही क्या कहलाता है, भी फायरिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये बात होगी कौन सी, फायरिंग की। अब नेक्स्ट आता है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, कि स्टरलाइजेशन भी क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भी, निसंक्रमण। स्टरलाइजेशन क्या कहा जाता है भी, निसंक्रमण। तो निसंक्रमण की जैसे ही बात आती है क्या कहेंगे, निसंक्रमण वह विधि है जिसके माध्यम से जो उपकरणों पर जीवित सूक्ष्म जीव की जैसे बात करें, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इनको उनकी स्पोर स्थिति में क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टरलाइजेशन या निसंक्रमण कहलाती है। यानी कि हमने कहा कि स्टरलाइजेशन निसंक्रमण वह विधि है जिसके माध्यम से जीवित सूक्ष्मजीवी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उनको उनकी स्पोर स्थिति में ही क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टरलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइनर सर्जरी क्या होती है। भी माइनर सर्जरी हमें यहाँ पे दी हुई। देखिए जैसे यहाँ पर होता है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी मतलब बड़े ऑपरेशन जिनमें पशु के मरने का भी खतरा बना रहता है। यानी कि ऐसे कोई हम शल्य क्रिया करने जा रहे हैं जिसके दौरान पशु के मरने का भी वहां पर खतरा बना हुआ। लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है कि माइनर सर्जरी क्या होती है, यानी कि छोटे मोटे मामूली जो ऑपरेशन होते हैं जैसे एब्सेस, फोड़ा, फुंसी, रसोली, या हम कहीं शरीर पर कोई घाव है, कोई सूचरिंग हम करने जा रहे हैं, उनका यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें पशु के मरने का कोई खतरा नहीं होता है, ऐसी ही सर्जरी क्या कहलाती है, माइनर सर्जरी कहलाती है।
तो ये था दोस्तों कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था कि परिभाषित कीजिए कि जिनका 2 से 3 लाइनों में हमें जवाब देना है, और यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 10 क्वेश्चन और इनमें से हमें 5 के हमें क्या करना है अभी जवाब देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिनमें से हमें 4 ही करनी है, 4 के हमें जवाब देना है, जो हमें बेटर आता है उसका हमें यहाँ पर जवाब देना है। इस प्रकार का पेपर पैटर्न तीसरे क्वेश्चन का हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन टिप्पणी में दिया हुआ है कि डिसलोकेशन के लक्षण तथा उपचार की, यानी कि डिसलोकेशन किसके मध्य में होता है अभी, जॉइंट्स के मध्य में होता है, यानी कि फ्रैक्चर अस्थि के मध्य में होता है। तो डिसलोकेशन की कंडीशन कहाँ होती है, जॉइंट्स में, यानी कि जो डिसलोकेशन के दौरान जो अस्थियां होती है, संधियां अपने ही जुड़ाव से क्या हो जाती है, भी हट जाती है, यानी कि संधि स्तर से जॉइंट्स का अलग हो जाना क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। डिसलोकेशन के क्या क्या लक्षण रह सकते हैं और क्या क्या हाल उसके लिए हमें ट्रीटमेंट में करना चाहिए जिससे वो डिसलोकेशन की कंडीशन हम ठीक कर सकें। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। सेकंड है हमारा एब्सेस, या हम कहें रसोली और सिस्ट में डिफाइन क्या है, यानी कि इनके मध्य में अंतर है। कैसे हम पहचानेंगे कि जैसे फील्ड के दौरान भी हम देखते हैं कि पशु में जो एब्सेस की कंडीशन ये दिखाई देनी है, यानी कि एबनॉर्मल कैविटी तो सेम दिखाई देती है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें भैया सिस्ट है या फिर ये एब्सेस है। देखिए दोनों को डिफाइन बड़े ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि जो एब्सेस होता है, एब्सेस के अंदर क्या भरी होती है, पस भरी होती है, मवाद भरी होती है, और सिस्ट के अंदर क्या होता है, पानी जैसा लिक्विड पदार्थ हम कह सकते हैं, थोड़ी सी इसकी तुलना में क्या होती है, कठोर होती है। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है कैसा होता है अभी, थोड़ा सा हम कहें कि कॉफी जैसे रंग का होता है या फिर हल्का पीले रंग का, इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इसकी तुलना में सिस्ट क्या होती है, कठोर होती है। एब्सेस की जहां तक बात आती है, एब्सेस की हम बात करें, इसमें सेंट्रल पॉइंट हमें नजर आता है, छूने पर थोड़ी सी क्या होती है, गर्म महसूस होती है, जबकि ये थोड़ी सी ठंडी महसूस होती है एब्सेस की तुलना में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है, डिफाइन करना, दोनों के मध्य में अंतर को वहां पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सर्जिकल साइट की तैयारी के बारे में लिखिए, यानी कि मान लीजिए कोई भी हम शल्य क्रिया करने जा रहे हैं और शल्य क्रिया करने से पहले हमें उस जगह को किस प्रकार से तैयार करना है कि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो या इन्फेक्टेड ना हो। यानी कि जैसे मान लीजिए सर्जिकल साइट, यानी कि जब चीरा लगाने वाले उस स्थान को हमें अच्छी तरीके से साफ करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से बढ़िया तरीके से उसको साफ करना है। सबसे पहले हमें जो उस पर हेयर होंगे वहां पे, उस हेयर को क्या करना है, अभी रिमूव करना है। फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में पोविडीन, आयोडीन, बीटाडीन या सेवलोन जैसे सॉल्यूशन को हमें वहां पर काम में लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का वहां पर इंफेक्शन ना रहे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, कंप्लीट रूप से सर्जिकल साइट की वहां पर उससे पहले ही सर्जरी करने से पहले हमें क्या करनी है, पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक के बारे में लिखिए। देखिए कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक कहां पे होता है, भी जो सींगों का जब विच्छेदन करते हैं, और सींगों का जब विच्छेदन करते समय हम कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं, भी कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक को करते हैं। ठीक है, कौन सी ब्लॉक करते हैं, भी कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक करते हैं। ये जैसे हम बात करें कि रीजनल एनेस्थेटिक का एक एग्जांपल है कि कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक किस प्रकार से करते हैं, तो इस पर हमें क्या करनी है, इसमें टिप्पणी करनी है। ये भी हमारे मेन एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसाइज्ड घाव और लेसरेटेड घाव में अंतर, यानी कि दोनों घाव के अंदर हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, अंतर करना है कि इंसाइज्ड वुंड किस, जो इनसाइड जो घाव है वो किस कारण से होता है। लेसरेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, भी कटा फटा घाव, यानी कि ऐसा घाव जिसके जो घाव के जो किनारे होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, यानी कि असमान होते हैं। इस प्रकार का घाव क्या कहलाता है, लेसरेटेड घाव, जिसके किनारे क्या होते हैं, कटे फटे होते हैं। जैसे मान लीजिए बकरी का थन घंटीली झाड़ियों में उलझकर फट जाना, किस प्रकार का घाव, भी लेसरेटेड वुंड प्रकार का घाव है। ठीक है, क्या कहलाएगा, लेसरेटेड घाव। जिसमें हम बात करें सूचर की भी, भाई जैसे बकरी का थन कंटीले झाड़ियों में उलझकर फट जाता है, तो कौन सी सूचर टेक्निक यहां पर काम में लेंगे, तो यहां पर वर्टिकल मेटर सूचर को यहां पर इस प्रकार के घाव में काम में लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात आती है इनसाइड जो घाव होगा कि धारदार उपकरण के माध्यम से जिसके घाव के जो किनारे होते हैं वो क्या होता है, भी सममित होते हैं, समान होते हैं, रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का घाव इसकी तुलना में जल्दी भरता है। इस प्रकार से क्या करना, हमें अंतर लिखना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट आता है हॉट एयर ओवन विधि को समझाइए कि हॉट एयर ओवन जो विधि होती है क्या काम में ली जाती है, किस प्रकार के उपकरणों को यहाँ पर स्टलाइज किया जाता है। देखिए जैसे ही बात आती है हॉट एयर ओवन विधि, एक अलमारी की आकृति होती है। ठीक है, अलमारी की आकृति का एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से ऐसे उपकरणों का इंस्टॉलेशन किया जाता है जो मॉइस्ट से खराब नहीं होते या जिनमें ताप को पारित किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, जिनमें ताप को पारित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे उपकरणों को हॉट एयर ओवन विधि के माध्यम से आसानी से स्टलाइज किया जा सकता है। यानी कि इस विधि के माध्यम से जब भी हम उपकरणों का स्टलाइजेशन करते हैं तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान वहां पे हमें रखना होगा, कितने समय की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हॉट एयर ओवन विधि का जो समय और टेम्परेचर का समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसे मान लीजिए जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो समय में क्या आती है, गिरावट आती है। जैसे मान लीजिए हमने 100 हॉट एयर ओवन विधि के माध्यम से यदि हम उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, 160 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने टेम्परेचर लिया है, तो हमें कितने मिनट की आवश्यकता पड़ेगी, 60 मिनट की आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं, अप कर देते हैं, यानी कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने वहां पर टेम्परेचर लिया है, तो समय में क्या आती है वहां पर गिरावट, यानी कि 60 मिनट जो हमने पहले 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया था, अब हमें केवल 40 मिनट ही वहां पर उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या है अभी, हॉट एयर ओवन विधि के माध्यम से। और कौन कौन से उपकरण है अभी, यानी कि इसकी विधि के माध्यम से जो स्टेरिलाइज किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए पेट्री डिशेज है, बीकर है, स्वैप पट्टिका है, कांच, तेल, सिल्ड पाउडर, जितने भी उपकरण है सारे के सारे, इतने सभी जो उपकरण है इस विधि के माध्यम से आसानी से स्टेरिलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि कॉन्ट्यूजन घाव को समझाइए कि कॉन्ट्यूजन जो घाव होता है किस प्रकार के घाव का एग्जांपल। पहले तो हमें ये देखना कि घाव जो होता है उसके टाइप क्या होता है, कि ओपन वुंड है, क्लोज वुंड है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्यूजन घाव है, कैसा वो घाव का प्रकार, अभी ये क्लोज वुंड का टाइप, यानी कि बंद घाव। यानी कि बंद घाव क्या होता है और ओपन वुंड क्या होता है, दोनों की जैसे हम बात करें कि क्लोज वुंड क्या होगा, ओपन वुंड क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन वुंड की, जो खुला घाव होता है। कि खुला घाव क्या है, जिसमें त्वचा की जो निरंतरता होती है वो टूट जाती है। यानी कि त्वचा की, जैसे मान लीजिए हाथ पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चीरा लग गया, तो त्वचा की जो निरंतरता होगी वो हो गया, वो अलग हो गई। यानी कि इस प्रकार का जो घाव है वो कैसा कहलाता है, अभी ओपन वुंड कहलाता है। लेकिन मान लीजिए जैसे बात करते हैं कि वो जो क्लोज वुंड होगा, क्लोज वुंड क्या कहलाएगा अभी, यानी कि बंद घाव। यानी कि त्वचा की निरंतरता उसमें बनी रहती है, लेकिन त्वचा के नीचे स्थित जो टिश्यूज होते हैं, जो फेशियल जो लेयर होती है वो रैप्चर हो जाती है। हमके ब्लड जो वेसल्स होती है वो उसमें रैप्चर हो जाती है, लेकिन त्वचा की जो निरंतरता है वो लगातार उसमें बनी रहती है। तो ऐसा वुंड क्या कहलाता है, अभी क्लोज वुंड कहलाता है। और क्लोज वुंड में ही आता है कि कॉन्ट्यूजन वुंड। तो कॉन्ट्यूजन वुंड का मतलब क्या हुई, जैसे मान लीजिए किसी ब्लड उपकरण से प्रहार करने के बाद में त्वचा की निरंतरता तो बनी रहती है, लेकिन त्वचा के निश्चित जो नीचे जो स्थित जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, जो फेशियल लेयर होती है, जो ब्लड वेसल होती है, वो क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इस कॉन्ट्यूजन वुंड को हमें समझाना है टिप्पणी के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला है इन्फेक्टेड घाव का उपचार। यानी कि ऐसा घाव जो इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि शरीर, जिसमें शरीर पे मान लीजिए पशु के शरीर पर कोई 6 से 8 घंटे तक कोई घाव रह गया। अब हम मान के चलते हैं कि 6 से 8 घंटे के दौरान जीवाणुओं का जो संक्रमण है उस घाव में हो चुका है, यानी कि वहां पर संक्रमण हो चुका है। तो उस घाव का इलाज हमें कैसे करना, उसका उपचार हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस घाव का इलाज करने से पहले क्या करना है, उस घाव को हमें क्लीन वुंड में बदलना है, यानी कि स्वच्छ घाव में बदलना है। और स्वच्छ घाव में बदलने के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी कि सबसे पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, हमें साबुन के घोल से अच्छी तरह से उस घाव को क्या करना है, साफ करना है। यानी कि किसी भी प्रकार के उस घाव में यदि धूल, मिट्टी के कण, डस्ट पार्टिकल जो भी कुछ लगा हुआ है, उनको सभी को क्या करना है, अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या साबुन से साफ कर लेना है। पहले सबसे पहले इन्फेक्टेड घाव का इलाज करने से पहले हमें उसको क्लीन वुंड में बदलना है। ठीक है, उसके बाद में सारी जो आगे की प्रोसेस है वो हमें अपनानी है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक रहने वाले हैं टिप्पणी के दौरान रहने वाले हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मेन जो एग्जाम आपका होने वाला है सर्जरी का 2023-24 वाला, उसके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है और पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चनों का जो जवाब है आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं लॉन्ग तरीके से आपको समझाने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्थिभंग क्या है, यानी कि फ्रैक्चर क्या होता है, अस्थिभंग के कारण लक्षण लिखिए। यानी कि अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर के कारण क्या हो सकते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, कि फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है इंपॉर्टेंट, सूचर को परिभाषित कीजिए, विभिन्न सूचर पैटर्न का उपयोग के साथ तालिका बनाइए। यानी कि सूचर पैटर्न की जो तालिका है कि टाइप ए प्रकार का कौन है, टाइप बी प्रकार का, टाइप सी, टाइप डी, इस प्रकार के सूचर पैटर्न की आपको तालिका बनानी है और सूचर को परिभाषित करना है कि सूचर क्या होता है, जो टाँके लगाए जाते हैं वो क्या होता है, उसको आपको वहां पर क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निश्चेतन क्या है, यानी कि एनेस्थीसिया क्या है।
और गायों में पूंछ विच्छेदन के लिए जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को आपको समझाना है कि गायों के जब पूंछ का विच्छेदन किया जाता है, पूंछ विच्छेदन के दौरान कौन से एनेस्थेटिक को जनरल को काम में लिया जाता है कि लोकल को काम में लिया जाता है, रीजनल को काम में लिया जाता है। तो रीजनल का ही एक टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को आपको समझाना है कि टेल एम्पुटेशन के दौरान एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की कंप्लीट की जो प्रोसेस होती है पूंछ विच्छेदन की, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। तो ये भी एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। ठीक है, लास्ट आता है ओपन वुंड या हम कहें क्लोज वुंड में जो उदाहरण के साथ आपको एग्जाम्पल देने हैं कि ओपन वुंड के जो कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और खुले घाव के क्या क्या प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, बंद घाव के कौन कौन से प्रकार हैं, उनको आप उन सभी को आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाना है। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा पेपर पैटर्न का जो टाइप भी था वो सर्जरी का रहने वाला था। सर्जरी की हमने बात की है, जो मेन एग्जाम आपका होने वाला है 2023-24 के अंदर, तो उस एग्जाम के लिए आज के जो हमारे क्वेश्चन है बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक बार जब कभी भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हो उससे पहले इन क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, तो सर्जरी में आपके नंबर कंप्लीट आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।